A very good morning to class 8. This is our science class. So let's start from where we left. In our previous video number 5, we have studied about the weeds. कि weeds कैसे उग जाते हैं, weeds क्या होते हैं ना. But in this video we will study about the protection from weeds, कि हम कैसे weeds से अपने फसलों को बचा सकते हैं, कैसे अपनी फसलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. द बेस्ट टाइम. देखिए, पहली चीज़ तो हम एक मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं. किसी भी चीज़ को करने के पहले एक सिंपल तरीका होता है, पहले हम उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो जो हमारा मैनुअल सिंपल मेथड है उसमें क्या है कि हम वीड को या उन वेस्ट प्लांट्स को उस टाइम पे खेतों से हटाते हैं, रिमूव करते हैं जब उनमें फूल या फल नहीं लगे होते हैं. ओके, क्योंकि अगर एक बार फ्लावर्स आ जाते हैं और सीड्स आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो उन्हीं प्लांट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, अगर देखिए फ्लावर आ गया, फूल और फल आ जाता है किसी पौधों में, तो क्या होता है, वो फिर मल्टीपल्स में उगने लगते हैं. एक बार अगर पौधे ने फूल दे दिया है और उसमें फल लग गया है और अगर वो खेतों में मिक्स हो जाता है तो वो भी फिर मल्टीपल्स में उगने लगते हैं ना. तो ऐसा होता है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स बिकॉज दे इंश्योर दैट वीड्स डू नॉट मल्टीप्लाई इन नंबर एंड देयर सीड डू नॉट मिक्स विद ग्रेन. होता क्या है बेटा कि जो सबसे सही टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो तभी होता है कि जब वो फ्लावर्स और सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर चुके होते हैं. ओके, तो फूल और फल लगने से पहले ही हमें वीड्स को रिमूव करना होता है, क्योंकि ये ऐसा इंश्योर करते हैं कि जो वीड्स हैं वो हमारे मल्टीपल ना होने पाए, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में नहीं ग्रो अप हो पाए और उनकी जो बीज हैं वो जो हमारे खेत में अनाज हम जो उगा रहे हैं, जिसका भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसके साथ ना मिलने पाए. वीड्स रिमूव्ड मैनुअली बाय अपरूटिंग और कटिंग देम. मैनुअली हम उनको कैसे रिमूव करते हैं, या तो उनको हम जड़ों से उखाड़ देते हैं या फिर उन्हें काट देते हैं. बहुत ज़्यादा ज़मीन के बहुत क्लोज होकर. ओके, मतलब एकदम नीचे से, ताकि जो है समय रहते ही वो वहाँ पे हमारे खेतों से हट जाएं, रिमूव हो जाएं और प्लांट्स में मिक्स ना होने पाएँ. और ये काम हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इम्प्लीमेंट. बहुत छोटा सा एक इम्प्लीमेंट होता है, ट्रॉवेल, जिसे हम खुरपी बोलते हैं. ओके, और दूसरा है कि सिकल एंड हॉरो. तो इन सब चीज़ों की मदद से हम वीड्स को रिमूव करते हैं अपने खेतों से, क्योंकि अगर हम उसे रिमूव नहीं करेंगे और उसमें फूल और फल आ जाएगा तो वो हमारे ग्रेन्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा और बहुत लार्ज मल्टीपल्स में फिर वो उगने लगेगा. अब देखिए, बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, अ केमिकल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स. वीडिसाइड्स क्या होते हैं? वीडिसाइड एक केमिकल होता है जिसे हम वीड्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वीडिसाइड्स विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल बायोलॉजिकल. ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये हमारे नेचुरल बायोलॉजिकल पे आधारित होते हैं, जिनको हम नेचुरल हर्बिसाइड्स बोलते हैं या फिर नेचुरल बायो हर्बिसाइड्स बोलते हैं. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सम स्पेसिफिक प्लांट. ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट से बने हुए होते हैं और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. ओके, while 2,4-D or metachlor are the example of some inorganic weedicides. These chemicals are diluted with water and sprayed in the field to kill the weeds. देखिए, इनको जो है वाटर में, ये जो हमारे वीडिसाइड्स होते हैं, ये इन केमिकल्स को हम पानी में मिलाकर फिर खेतों में उसका छिड़काव करते हैं ताकि जितनी भी वीड्स हैं वो क्या हो, हट सके, ख़त्म हो सकें. दे एक्ट ओनली ऑन वीड्स. ये सिर्फ और सिर्फ वीड्स पर ही एक्ट करते हैं, यानी कि ये सिर्फ वीड्स को ही किल करेंगे और हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं. बट फार्मर्स शुड कवर दियर नोज एंड माउथ. लेकिन जो किसान होते हैं या जो भी वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं
वो अपने नाक और मुंह को एक कपड़े से कवर अप किए रहते हैं या फिर किसी मास्क से, ताकि वो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। क्रॉप्स आर ऑफन अटैक्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए हमारी क्रॉप्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक कर सकते हैं, जैसे कि वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है। ये सारे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हमारी फसलों में पैदा करते हैं। These diseases are transmitted either through the seeds itself or by air or soil. ये डिजीजेस या तो बीज के थ्रू पौधों तक पहुंचता है या फिर हवा या मिट्टी के थ्रू पहुंचता है। रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस आर टू कॉमन फंगल डिजीज इन प्लांट्स। देखिए रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल इन्फेक्शन है या फंगल डिजीज है, या ब्लास्ट ऑफ राइस, ये दो प्रकार की जो है कॉमन डिजीज हैं जो पौधों में पाई जाती हैं। कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पौधे संक्रमित होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा अनफिट होते हैं। मतलब जो ह्यूमन बीइंग अगर उसे कंज्यूम करता है, ऐसे पौधे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज कर चुका होता है या इन्फेक्ट कर चुका होता है और ह्यूमन बीइंग उसका कंजम्पशन करता है, ये अनहेल्दी है। These microorganisms are called pests. इन्हीं को हम पेस्ट बोलते हैं। एंड केमिकल विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। जिस तरह से हमने वीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया था तो उसे वीडिसाइड्स बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो पेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अगर जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उसे पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। ये जो है हम इसे भी क्रॉप पे ही छिड़काव, इसका भी छिड़काव हम फसलों पर ही करते हैं ताकि हम प्लांट डिजीज या पेस्ट डिजीज को कंट्रोल कर सकें। जो कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, बॉडीऑक्स मिक्सचर, ब्लाइटॉक्स या डीथेन M45, ठीक है। कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं? बॉडीऑक्स मिक्सचर, ब्लाइटॉक्स मिक्सचर और डीथेन। ओके, सो अब देखिए कुछ रोडेंट्स होते हैं जैसे चूहे हैं, खरगोश हैं, चिड़िया, इंसेक्ट्स, लोकस्ट, ये सब क्या है, ग्रासहॉपर, ये बहुत ज़्यादा हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। ये सब क्या करते हैं, बीजों को खा जाते हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए स्कैरक्रोज लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे खेतों में इस तरह से पुतला बना के लगा दिया जाता है, ताकि डर की वजह से हमारी डर के कारण कोई भी रोडेंट्स, चाहे वो चूहा हो, चिड़िया हो या इंसेक्ट हो या ग्रासहॉपर हो, ये सभी खेतों से दूर रहें और हमारी फसलों का नुकसान ना करें। ओके, अब आते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग हमारा वो प्रोसेस होता है कि जब हमारी फसल पक चुकती है, मतलब फसल हमारी तैयार हो जाती है, पक जाती है, और उसके बाद उसकी जो हम कटिंग करते हैं, मतलब उसे काटते हैं और उसके एक जगह इकट्ठा करते हैं, वही प्रोसेस हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। आप समझ गए? मीन्स हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर क्रॉप। जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसे कट करके एक जगह पर एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। इट कैन बी डन आइदर मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ द सिकल और विद द हेल्प ऑफ मशीन। देखिए इसे दो तरीक़ों से करते हैं। पहला मैन्युअली, एक सिकल, इसे हसिया बोलते हैं, इसकी मदद से या फिर मशीन की मदद से, तो हार्वेस्टर जिसे बोलते हैं। फार्मर यूज सिकल्स टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप, स्पेशली वीट, मेज एंड पैडी। पैडी है, वीट है, मेज है, इन सब का इस्तेमाल, इन सब को काटने के लिए, इन सब की फसलों को काटने के लिए फार्मर सिकल का यूज़ करते हैं। एंड वेजिटेबल्स आर प्लग्ड मैनुअली बाय द फार्मर्स। और वेजिटेबल और फ्रूट्स तो आराम से तोड़ लिए जाते हैं, प्लग कर लिए जाते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेथड, लेबर एंड टाइम सेविंग मेथड आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग। देखिए लेकिन क्योंकि अब क्या है, मॉडर्न टाइम पीरियड है,
हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, एनहांस हो चुका है। तो इसके लिए अब देखिए हार्वेस्टिंग का जो एक न्यू मेथड है वो हार्वेस्टर के थ्रू होता है, ठीक है। इससे लेबर की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्म्स होते हैं तो ह्यूज मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस और हार्वेस्टर आर यूज फॉर हार्वेस्ट एज वेल एज सेपरेटिंग द ग्रेन्स। देखिए आजकल ऐसी मशीनरी आ गई है कि वो फसल को काटने के साथ साथ उसके साथ साथ ही वो क्या करती है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उन्हें सेपरेट करती जाती है। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा, देखिए ये जो हमारा मैनुअल मेथड है इस तरह से, और ये हमारा हार्वेस्टिंग मशीन है। हार्वेस्टिंग मशीन आप देख सकते हैं कि ये जो है कटाई के साथ साथ बीजों को भी अलग करती जाती है। मीन्स हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एक साइड हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्शन है, हमने जो फसल उगाई है वो जो अनाज है वो एक साइड होता जाता है। ओके, नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखिए जो हमने फसल काटी हुई होती है तो उसको सेपरेट करना, कटी हुई फसलों से अनाज को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। बहुत सारे तरीकों से होती है। पहला तो मैनुअली होती है, दूसरा कैमल है, बुलक्स है, उनको जो है उस फसलों पर चलाया जाता है, और अब हार्वेस्टर के साथ ही थ्रेसिंग हो जाती है। आपको बताया गया था पिछले इसमें, आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारा हार्वेस्टर है इसमें थ्रेसर इंक्लूड रहता है, तो ये हमारे बीजों को अलग करता जाता है साथ ही साथ कटाई के साथ साथ। तो देखिए जो मैनुअल थ्रेसिंग है वो ऐसे होती है कि एक गट्ठर है, जो कटा हुआ हमारा कटी हुई फसल होती है उसके कई सारे गट्ठर बनाकर उसे एक, चाहे वो लकड़ी का हो गया या कोई ड्रम हो गया, उस पर पटका जाता था, तो जिससे अनाज अलग होता जाता था। फिर उसके बाद एक मेथड आया ट्रेडिशनल थ्रेसिंग, ये हुई कि ऐसे जो है अनाज को एक फैलाकर उस पर जो है गाय को या फिर कैमल्स को, कैटल्स को चलाया जाता था, जिससे कि वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता था और हमारे ग्रेन्स अलग हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे। लेकिन अब जो है हार्वेस्टर्स के साथ साथ ही थ्रेसर भी इंक्लूडेड होता है, जिसके कारण से एक साथ ही कटाई और अनाज अलग हो जाते हैं। विनोइंग, आफ्टर थ्रेसिंग ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द, वो क्या होते हैं, वो हस्क में होते हैं, चैफ होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। मैनुअली इट कैन बी डन बाय ड्रॉपिंग ग्रेन्स and chaff from the height. This chaff being lighter is blown away by the air or and separated from the grains. देखिए आप ये देख सकते हैं विनोइंग, इस तरीके से हम करते हैं विनोइंग। इसमें क्या होता है कि तरीके से अनाज को नीचे की तरफ गिराते हैं, ठीक है, ग्रेन्स को नीचे की तरफ गिराते हैं। तो जो हमारा एयर होता है ना, एयर की, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो चला जाता है और जो हमारे अनाज होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हम विनोइंग प्रोसेस में इसको थ्रेसर करने के बाद, सपोज धान है, धान में क्या होते हैं, उसके छिलके होते हैं ना, तो छिलकों और चावल, आप लोग भी चावल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा चावल, और चावल किससे बनता है, धान से बनता है। तो धान से अलग किया जाता है और अलग करने के लिए उसे हमें छिलके से अलग करना होता है, उससे भी पील होते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जब हम उसकी कुटाई कर देते हैं तो वो एक मिक्सर बन जाता है, मतलब चावल में ही धान मिक्स हो जाता है। जो धान के छिलके होते हैं वो चावल के साथ मिक्सअप हुए होते हैं। तो जब हम, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, जो छिलके होते हैं, जो पील्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो जब हम विनोइंग प्रोसेस करते हैं तो वो जो धान के छिलके होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं और जो हमारा चावल रहता है वो भारी होने के कारण नीचे गिर जाता है।
तो अब क्या हुआ, हमारा जो ग्रेन है वो सेपरेट हो गया और जो वेस्ट यानी कि जो उसके छिलके थे वो हवा में उड़ गए। बिल्कुल सेम हमारा इसी तरह गेहूं के प्रोसेस में होता है। गेहूं में भी हम यही करते हैं, जो उसके छिलके होते हैं वो वेस्ट होते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो हवा की मदद से देखिए, जब हमारा फ्रेश की ताज़ा अनाज होता है तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है एंड इफ दे आर स्टोर्ड विदाउट प्रॉपर टाइम। ग्रीनरीज में या गोडाउन्स में, तो जो छोटे किसान होते हैं वो अपने घरों में ही इसे स्टोर कर लेते हैं या मेटल के कंटेनर में या जूट के बैग्स में। दे ऑफन मिक्स ड्राइड नीम लीव्स, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा उसमें सूखी नीम की पत्तियां भी मिलाते हैं ताकि वो उसे पेस्ट से दूर रख सकें, यानी कि फंगी या बैक्टीरिया से दूर रख सकें। दिस इज बिकॉज नीम हैज़ एन प्रोटेक्शन कर सकते ऑर्गेनिज्म से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। आप लोगों ने कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना ही होगा। ज़्यादा टेम्परेचर इज मेंटेन, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक। दिस डिस्करेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम स्पॉइलिंग देम, और जो एंजाइम फ्रूट या वेजिटेबल को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भी उसे बचाता है। हाउएवर इफ द टेम्परेचर बिकम्स टू लो, और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, द स्टोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन गेट डिस्ट्रॉयज। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय यानी कि खराब हो जाएंगे। द अदर थिंग दैट हैज कंट्रोल इज इन अ कोल्ड ह्यूमिडिटी को भी कोल्ड स्टोरेज में कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां हैं, वो अपना मॉइस्चर खो देंगे। और व्हेन द ह्यूमिडिटी इज, ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी लो रहेगी करना होता है, बस अगर ह्यूमिडिटी लो हो, जो हम जो हमें एनिमल से फूड मिलता है, आइटम्स लाइक मिल्क, मीट एंड एग्स, आप सभी जानते हैं, दूध है, मांस है, अंडे हैं, ये सभी हमें जानवरों से मिलते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग दीज प्रोडक्ट्स एनिमल्स आर रियर्ड आइदर एट होम और इन फार्म्स। इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को पाला जाता है, चाहे वो घर पे पालन किया जाए या फिर फार्म्स में पालन किया जाए। The rearing of animal for a specific purpose is known as domestication. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब किसी उद्देश्य के साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो उसे हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। When this is done on a large scale, और जब इसे हम बहुत लंबे पैमाने पर करते हैं तो ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ओके, जब इसे हम स्मॉल स्केल पे करेंगे तो हमारा डोमेस्टिकेशन कहलाएगा, लेकिन जब इसी चीज़ को हम लार्ज स्केल में करते हैं तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ओके, द रियर्ड एनिमल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। इन्हें देखिए, जो हमारे एनिमल, जो जानवर पाले जाते हैं, उन्हें खाना, केयर, रहने के लिए अच्छी जगह सब दी जाती है। कैटल, पोल्ट्री, फिशेस, हनी बीज आर रियर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, मुर्गे है, फिशेस हैं, हनी बीज है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है।
पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, देखिए चिकन है, डक्स है, गीज है, ये सब पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स दैट आर स्पेशली रियर्ड फॉर मीट, जिन्हें हम स्पेशली मीट के पर्पज से पालते हैं उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, ओके। अब देखिए पिसिकल्चर, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड पिसिकल्चर, और फिश फार्मिंग, देखिए जब हम मछली पालन करते हैं तो उसे हम पिसिकल्चर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश कमर्शियली इन टैंक्स और इनक्लोजर यूजुअली फॉर फूड। देखिए इसमें क्या होता है, फिश को कमर्शियली हम क्या करते हैं, टैंक्स में पालते हैं, नंबर ऑफ फिशेस बढ़ाते हैं ताकि जो है उसका इस्तेमाल हम खाने के लिए कर सकें। एपीकल्चर, द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर, जब हम मधुमक्खियों का पालन एक लंबे पैमाने पर या एक बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। डेयरी फार्मिंग, द रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल लार्ज स्केल इज नोन एज डेयरी फार्मिंग, जब हम ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। दूध देने वाले जानवरों को लंबे पैमाने पर अगर हम पालते हैं तो उसे हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि देखिए गाय हो गया, बकरी, मिल्क ईटिंग एनिमल है ना, तो इन्हें तो जब हम इसको पालते हैं एक बड़े पैमाने पे तो उसे हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। अ टर्निंग पॉइंट इन कल्चर अकर्ड टर्निंग पॉइंट एक घुमाव आया था 1960 और 1980 के बीच में। दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ गोल्डन एरा, इसे हम गोल्डन एरा भी का। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के ही कारण वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, हम जो है आज क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं फूड के लिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए फूड तैयार हो जाता है। इन फैक्ट वी हैव सरप्लस क्रॉप, हमारे पास सरप्लस नहीं है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फसलें स्टॉक में रहती हैं। एंड यूज इन नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट एंड फ्लड, जब भी कभी सूखा या बाढ़ आती है तो हमारे पास फसलें स्टॉक में रहती हैं। द क्रेडिट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन goes to the great agriculture scientist of our country, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हमारा ये जो क्रेडिट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जो हमारे देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट हंगर, ये हमारे वर्ल्ड फूड प्राइज के रेसिपिएंट भी हैं जिन्होंने हंगर के अगेंस्ट फाइट भी की थी, ओके। So with this we have completed our explanation of this chapter. In our next video we will do the exercise of this chapter. So wait for our next video. Till then, bye bye, have a good day.